नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका अचीवर्स वेब की ओर से डेली करंट अफेयर्स के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के सेशन को अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब पर। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को प्लीज़ रोज़ाना फॉलो किया कीजिए और अपने यार दोस्तों में भी इसे ज़रूर भेजिए ताकि वो लोग भी इसका आनंद ले सके और इससे अपनी यूज की जानकारी निकाल सके। ओके दोस्तों, तो आइए बिना कोई देर के आज तारीख 5 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं और साथ ही साथ होगा मैप ऑफ द डे। और मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि अब लगभग अफ्रीका कंटिनेंट खात्मे को है, तो हम आज उसकी कुछ नदी के बारे में जान लेंगे और उसके बाद फिर कुछ हवाओं के बारे में यदि हो सके तो कल जानेंगे और उसके बाद फिर अफ्रीका का द एंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं हम लोग मैप ऑफ द डे से। ओके दोस्तों, प्लीज़ सेशन को फॉलो किया करो यार, और यदि अच्छा लगता है तो अंत तक तो ज़रूर बने रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन होता है और बहुत सारी बातें आगे तो होती ही रहती है। ओके, तो ये देखिए, ये आपका अफ्रीका कंटिनेंट है। हम लोगों ने लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उसके बारे में एक एक करके किया। आज हम लोग सबसे पहले विश्व की सबसे लंबी नदी, जिसको आप लोग नील नदी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें तो साफ साफ दिख नहीं रहा है, मैं आपको असली वाला मैप पर ले चलता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जूम कर दिया हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए बातों को कि जो नील नदी है ये दो नील से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक वाइट नील है और एक ब्लू नील है। ओके, तो सबसे पहले जो उद्गम देखते हैं हम लोग वाइट नील का देखते हैं। तो ये जो लेक विक्टोरिया है, जो कि मैंने आपको कभी बताया था कि ये जो लेक विक्टोरिया है इक्वेटर पर स्थित है, तो इससे निकलती है एक नदी जिसका नाम है वाइट नील। ओके, धीरे 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 ये आगे बढ़ती है। ठीक है, और फिर इधर इथियोपियन हाईलैंड से, या फिर ये एक लेक है जिसका नाम है टाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टाना लेक से ब्लू नील रिवर निकलती है और ये सूडान की राजधानी खार्तूम के पास दोनों आकर मिल जाती है। ये जो सूडान है इसकी राजधानी खार्तूम के पास आकर मिल जाती है और उसके बाद फिर ये नील के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, और ये जाकर फिर मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। तो ध्यान रखिएगा, नील नदी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक वाइट नील है और एक ब्लू नील है। वाइट नील का उद्गम लेक विक्टोरिया, ब्लू नील का उद्गम लेक टाना। ओके, और खार्तूम जो कि सूडान की राजधानी है उधर आकर एक मिल जाती है दोनों। ओके, तो इतनी सी बात थी नील नदी के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम कुछ और इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में मैं बस आपको बताता हूँ, आप लोग नोट डाउन यहीं पर करते जाइए। मैंने आपको दोस्तों बताया था नाइजर नदी के बारे में, बताया था ना। तो नाइजर नदी का ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या कि इसे रिवर ऑफ पाल्म ऑयल बोलते हैं। ओके, आपसे प्रश्न पूछ देता है कि रिवर ऑफ पाल्म ऑयल या हिंदी में ताड़ का तेल वाली नदी किसे कहा जाता है, तो नाइजर नदी को। नाइजर नदी के बारे में मैंने आपको बताया था, मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे याद भी है। और फिर एक दो नदी के बारे में मैं आपको और बताया था। लिम्पोपो नदी के बारे में बताया था जब मैं आपको साउथ अफ्रीका बता रहा था, तो लिम्पोपो नदी के बारे में भी बताया था कि ये जो है वो जो मकर रेखा है, सॉरी हाँ मकर रेखा ही है, उसको दो बार काटती है। ये तो मैं आपको बताया ही था। ओके, और उसके बाद फिर एक कांगो नदी के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि इक्वेटर को दो बार काटती है। तो बस इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो स्वेज कैनल है इसके बारे में एक लास्ट बात को ध्यान रखिएगा, उसके बाद आज का सेशन मैप वाला ख़त्म करेंगे। इस स्वेज कैनल को पूर्वी ब्रिटिश साम्राज्य का मेरुदंड भी कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया कि पूर्वी ब्रिटिश साम्राज्य का मेरुदंड किसे कहा जाता है, तो स्वेज कैनल को। ओके, ठीक है, कल हम लोग अफ्रीका कंटिनेंट के हवाओं के बारे में करेंगे और उसके बाद फिर हमारा जो अफ्रीका कंटिनेंट है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आई होप कि दोस्तों आप में से जो लोग भी हमारे रेगुलर वीडियो को देख रहे होंगे वो लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दिए होंगे अब तक सेशन को। चलिए अब हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला ये प्रश्न ओलंपिक से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस शीर्ष पैरा हाई जंपर को 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप पैरा हाई जंपर हैज बीन नेम्ड एज द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट एट द टोक्यो पैरा ओलंपिक्स स्टार्टिंग अगस्त 24। ये जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, तो इसमें भी टोक्यो पैरा ओलंपिक जो होगा वो अगस्त 24 से शुरू होगा और इसमें जो भारतीय दल का ध्वजवाहक है वो मरियप्पन थंगावेलु को नामित किया गया है। मरियप्पन थंगावेलु आप लोगों को पता ही होगा कि ये थोड़ा सा हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है। ओके, लेकिन गोल्ड मेडल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ओके, और पिछले साल का ये जो अवार्ड होता है जो हमारी केंद्र सरकार देती है, राजीव गांधी पुरस्कार, उनसे भी मरियप्पन थंगावेलु को नवाजा गया था। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मरियप्पन थंगावेलु जो है हाई जंपर है। कभी पूछ सकता है, बस एथलीट से ऐसे काम चल जाता है। ठीक है, देखिए
25 वर्षीय थंगावेलु जिन्हें पिछले साल देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न से सम्मानित किया गया था, टोक्यो पैरालंपिक के लिए चयन समिति द्वारा चुने गए 24 पैरा एथलीटों में से एक है। ओके, और जब आप कहीं भी इंडिया को प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं और यदि आप फ्लैग बियरर हैं, यदि आप ध्वज वाहक हैं, इंडिया के ध्वज को लेकर आप चल रहे हैं, तो यकीन मानिए उस मोमेंट से बढ़कर कोई मोमेंट नहीं है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है। वेयर हैज़ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि रामनाथ कोविंद अभी यूपी घूमने आए थे, लखनऊ की यात्रा पर थे और काफ़ी दिनों बाद, ये करीब 1-2 साल के बाद ट्रेन की यात्रा किए हैं। ओके, तो ट्रेन की यात्रा की ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लखनऊ आकर क्या किए, एक अंबेडकर स्मारक और एक सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। कहाँ? लखनऊ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के सामने होगा और इसमें डॉक्टर अंबेडकर की 25 फीट की ऊंची प्रतिमा होगी। ठीक है, तो अंबेडकर स्मारक का नींव कहाँ रखा गया है भाई? तो लखनऊ में। किसके द्वारा? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में मदद करने के लिए किस कंपनी द्वारा शॉप्सी ऐप लॉन्च किया गया है। द शॉप्सी ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी टू हेल्प इंडियंस टू स्टार्ट देयर ऑनलाइन बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आपके ऑप्शंस आपके सामने, गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी ऐप लॉन्च किया है। शॉप्सी ऐप को आप आसानी से समझ सकते हैं जिस तरह से कोई भी अन्य ऐप होता है, जैसे आप लोग मीशो का नाम सुने होंगे। मीशो इसमें थोड़ा सा ट्रेंडिंग है, तो मीशो का एग्जांपल मैं देता हूँ। मीशो क्या है, इसमें आप भी शॉपकीपर बन सकते हैं। दूसरा जगह से सामान उठाइए, उसको अपने शॉप में डालिए या शेयर कीजिए। यदि आपसे वो सामान बिक पाता है कुछ भी, यदि आपको लोग कांटेक्ट करते हैं, तो फिर आपको उसका कमीशन मिलेगा। तो यही सेम काम इसमें होने वाला है। फ्लिपकार्ट पर जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, उन सारों प्रोडक्ट को आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अलग अलग जगहों पर। ओके, और फिर उससे आप कुछ कमीशन कमा सकते हैं। तो यही है, इसका लक्ष्य है कि 2023 तक, कहीं पर लिखा हुआ होगा 2023 तक 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम बनाना है। ठीक है, तो ये बेहतर है जो घर बैठे हैं, खासकर महिलाएं, गृहिणी जितनी भी घर बैठे हैं, उनके लिए आसान है यदि वो थोड़ा सा फ़ोन चलाना जानती हो तो। ओके, और आज के युग में कौन फ़ोन चलाना नहीं जानता होगा भाई। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ कि अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने हाल ही में पूर्वी चीन सागर में पोत के साथ सैन्याभ्यास किया है। मतलब किस देश के अन्य पोत के साथ सैन्याभ्यास किया है। इंडियन नेवी वारशिप हैज रिसेंटली कंडक्टेड मिलिट्री डील विथ वेसल इन द ईस्ट चाइना सी। आपके ऑप्शंस हैं साउथ कोरिया, जापान, नॉर्थ कोरिया और चाइना। चाइना के साथ तो कभी भारत कर ही नहीं सकेगा, इधर हाल फिलहाल में करता ही नहीं है, लेकिन किससे भी कर रहा है तो साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया से पूर्वी चीन सागर में सैन्य अभ्यास किया है भारतीय नौसेना ने, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए इसके बारे में कुछ और बात लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्या लिखा है भाई कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने पूर्वी चीन सागर में दक्षिण कोरियाई पोत के साथ सैन्याभ्यास किया। ओके भाई, नौसेना साझेदारी अभ्यास का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में साझेदार नौसेनाओं के साथ अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं और आप लोगों को अंडरस्टूड भी होगा कि कोई भी युद्ध अभ्यास होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है कि हम लोग आसानी से एक दूसरे से नेगोशिएट कर सके, कोई बातों को, हम उनकी कला को कुछ जान सके और वो हमारी कला को कुछ जान सके। ठीक है, बस यही तो बात होती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है, इसके बारे में अब जानते हैं कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन स्वर्न इन एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड आफ्टर द रिजाइनेशन ऑफ तीरथ सिंह रावत। दोस्तों पहले मैं एक आपको इंग्लिश की बात बताता हूँ कि स्वर्ण इन आपसे पूछा जाता है, स्वर्ण इन मतलब क्या होता है, शपथ ग्रहण करना। ठीक है ना, तो आपके ऑप्शंस है त्रिवेंद्र सिंह रावत, भगत सिंह कोश्यारी, पुष्कर सिंह धामी और इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले क्या हुआ, सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब थे, इन्होंने इस्तीफा दिया तो इसके जगह पर तीरथ सिंह रावत बने गए नए वहाँ के मुख्यमंत्री। और मात्र 4 महीने के बाद ही तीरथ सिंह रावत ने भी इस्तीफा दे दिया और पुष्कर सिंह धामी, कौन दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिए हैं। ओके, और उत्तराखंड में चुनाव भी होने वाले हैं अगले साल में, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, तो इसलिए थोड़ा सा हाईलाइटेड रहेगा। ठीक है ना,
जानिए इसके बारे में कुछ और कि यह जो है उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। ओके, 45 वर्षीय ये है और उधम सिंह नगर जिले के खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है। ओके, तीरथ सिंह रावत ने शपथ लेने के 4 महीने बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छी तरह से तीरथ सिंह रावत जो है सरकार को नहीं चला पाए, जिसके कारण बस ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया, या फिर वो अच्छी तरह से ना चला पाए हो या फिर वो पॉलिटिकल प्रेशर में आकर दिए हो। ठीक है, ये सब बातें तो आपको पता ही होगी। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बुक से रिलेटेड प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, देखिए प्रश्न क्या है कि किसके द्वारा लिखित नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी के हत्यारे शीर्षक वाली पुस्तक 2022 में पैन मैकमिलर इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। द बुक टाइटल नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी जी असैसिन्स ऑथर्ड बाय हुम विल बी पब्लिश्ड बाय पैन मैकमिलर इंडिया इन 2022। ओके, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं तिस्ता गुहा, अनीश चांडी, अमिताभ त्रिपाठी और धवल कुलकर्णी। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, धवल कुलकर्णी। धवल कुलकर्णी ने मानो एक आत्मकथा जैसी ही लिख दी है क्या कि नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी के हत्यारे। जो गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे, उनके बारे में पूरी की पूरी बात इस पुस्तक में लिखी हुई रहेगी। तो आप लोग चाहें, यदि आप लोग इंटरेस्टेड है इस घटना को पढ़ने के लिए, तो आप अगले साल का वेट कीजिए। अगले साल ये पुस्तक आएगा, तब आप आराम से पढ़िएगा। फिलहाल हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा। वेयर विल इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बी बिल्ट। तो ये जयपुर में बनाया जाएगा या हैदराबाद में बनाया जाएगा या मुंबई में बनाया जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए मैं ही बताता हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको साफ साफ दिख रहा है कि जयपुर है। तो जी हाँ, जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। पहला कहाँ है, मोटेरा, सॉरी नाम चेंज हुआ है, हाँ जी हाँ, तो श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम वो पहला है। ओके, इसकी क्षमता 75,000 के आसपास होगी और उसकी क्षमता 1 लाख प्लस है। ठीक है ना, वो विश्व का सबसे बड़ा है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, जयपुर में बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न बस थोड़ा सा जानते रहिए कि सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र को 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है। द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ द चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 60 टू हाउ मेनी ईयर्स। तो 2 वर्ष बढ़ गया है, खुशी की बात है। आपके फैमिली में यदि कोई जीवन बीमा निगम के चेयरमैन है तो उनके लिए खुशी की बात है कि उनकी जो नौकरी है, नौकरी जो है 2 वर्ष और बढ़ गई है। ओके, और LIC के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। LIC का फुल फॉर्म पूछ देता है कभी कभार, अब नहीं पूछता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और इसका टैग लाइन तो आप लोगों को याद ही होगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ठीक है ना, तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। अमेरिका आज़ाद किस वर्ष हुआ था। रिसेंटली July 4 was celebrated as America's Independence Day. In which year did America become independent? आपके ऑप्शंस है 1770 ईस्वी, 1876 ईस्वी, 1775 ईस्वी और 1776 ईस्वी। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1776 ईस्वी। यदि हम जोड़े तो इस वर्ष वो अपना 245वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। कौन, अमेरिका। आप लोग थोड़ा सा एक बात कमेंट करके हमें रिप्लाई दीजिएगा। क्या कमेंट करना है कि 4 जुलाई को बहुत सारे काम हुए हैं, तो 1-2 इम्पोर्टेंट काम को आप बता सकते हैं। खासकर कोई व्यक्तित्व का यदि जन्मदिन है भारत के लिए लिहाज से इम्पोर्टेंट, तो उनके बारे में बताइएगा। या फिर कोई अन्य दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को, तो उनके बारे में भी आपको बताना है। ओके, तो आई होप कि आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू हो जाइए अपने उत्तर के साथ। फिलहाल हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी गई है। रिसेंटली विच स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 5 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैज़ बीन लेड। आपके ऑप्शन है दोस्तों बिहार, झारखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी गई है। हालांकि ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक प्रश्न इसके जगह पर वो आना चाहिए था जो कि छूट गया गलती से, कि उत्तर प्रदेश में 10 मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानते रहिए उतना, लेकिन इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है ना, लेकिन ये प्रश्न जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है कि हाल ही में बगराम हवाई अड्डा चर्चा में रहा है। यह किस देश में स्थित है। रिसेंटली बगराम एयरपोर्ट हैज़ बीन इन न्यूज़। इन विच कंट्री इज इट लोकेटेड। आपके ऑप्शन है सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान में बगराम हवाई अड्डा स्थित है। ये क्यों चर्चा में है भाई? तो अभी हाल फिलहाल में इस हवाई अड्डा से जो अमेरिका की सेना है इस जगह को छोड़कर चली गई है। ओके, इसलिए ये चर्चा में है और इस आपके एग्जाम में भी ये चर्चा का विषय बन सकता है। और यदि आप सही हुए तो आपके 2 नंबर पूरी इसमें आ जाएंगे। ओके ना, तो ध्यान रखिएगा कि बगराम हवाई अड्डा कहाँ है? अफगानिस्तान में। और साथ ही साथ कुछ पोर्ट्स के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, जो कुछ सी पोर्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बारे में फिर कभी आपको बताऊंगा। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर कि किस बैंक ने मेडिकल डॉक्टरों के लिए भारत का सबसे व्यापक बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है। यह प्रश्न कल भी हो चुका था, लेकिन मैं बता देता हूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर भी दिया था। तो इसी तरह से आप लोग उत्तर देते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे। तो आइए अब फिलहाल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, देखते हैं कि क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्या प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में शामिल किया गया शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम किस कंपनी के सहयोग से DRDO द्वारा विकसित किया गया है। आप लोग आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न कल या परसों ही करवाया गया है, कल नहीं परसों करवाया गया होगा। ओके, तो आपके जो ऑप्शंस हैं उन 4 ऑप्शंस में आपने सही उत्तर चुनिए और हमें कमेंट करके बताइए। ओके दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। इसी तरह से आप हमें अपना सहयोग देते रहिए और हमसे भी जितना होगा हम आपके लिए करते रहेंगे। मैं शिवम मिलता हूँ अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, सारी प्रोटोकॉल्स को कोरोना का फॉलो भी करते ही रहिएगा। ओके, यदि वैक्सीन किसी कारणवश आप नहीं ले पाए हैं तो जल्दी से स्लॉट बुक कीजिए और वैक्सीन ग्रहण कीजिए। ठीक है, जय हिंद, मिलता हूँ अगले दिन। टेक केयर, गुड बाय।